Let's continue on Indian economy. Our next lecture on rural credit in India. MCQ के लिए सबसे ज्यादा IMP क्वेश्चन ये है। रूरल क्रेडिट, रूरल એટલે ગામડા, ગાંવ, એગ્રીકલ્ચર એરિયા, ક્રેડિટ એટલે લોન ફેસિલિટી in India. Agriculture credit is one of the important pre-requirement for agriculture growth. Rural credit system assume important because most of the Indian rural family saving are inadequate to finance farming and other economic activity. सीधा है कि भाई रूरल क्रेडिट के लिए महत्व इसके लिए दिया गया है कि अभी भी गांव के अंदर लोगों के पास इतना सेविंग और इतना पैसा नहीं है कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए या तो फार्मिंग के लिए रेडी हो सके। इन इंडिया a multi-agency approach comprising of cooperative bank, scheduled bank and regional bank are followed to allow credit to agriculture sector। और हमारे देश में कोऑपरेटिव बैंक से, शेड्यूल्ड बैंक से कौन सी हो सब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। रीजनल रूरल बैंक के जो RRB के नाम से कही जाती है, सब चीजें क्रेडिट प्रोवाइड करती है फार्मर को। क्लियर। अब एग्रीकल्चर क्रेडिट पढ़ने के पहले हमको ये जानना जरूरी है एग्रीकल्चर क्रेडिट कितने टाइप्स के होते हैं। तो द एग्रीकल्चर क्रेडिट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर। पहला है टेन्योर, टेन्योर એટલે સમયગાળા। The credit requirement based on time period of loan. It can be of three type. कितने प्रकार की? तीन टाइप, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। क्या बोला है शॉर्ट टर्म? तो चलो शॉर्ट टर्म को हम देखेंगे कि शॉर्ट टर्म रिफर टू लोन रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग द शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ कल्टीवेटर। अब पूछ सकते हैं कि शॉर्ट टर्म लोन की जरूरत फार्मर को क्यों पड़ती है। These loan are generally for a period of 1 year repaid after harvest। एक साल के आसपास की लोन होगी। फॉर एग्जाम्पल याद रखना, लोन रिक्वायर फॉर परचेज ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। खाद खुराक मशीन केमिकल खाद खुराक फर्टिलाइजर खरीदने के लिए जो लोन की जरूरत होती है उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म लोन। जैसे मीटिंग एक्सपेंस ऑन सोशल सेरेमनीज एंड एक्सेट्रा। सोशल सेरेमनीज नहीं लिखो तो अच्छा रहेगा, खाली इतना याद रखना एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं तो भाई बीज खरीदना हो, केमिकल फर्टिलाइजर खरीदना हो, खाद खरीदना हो तो उसके लिए जो लोन की जरूरत पड़ेगी उसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म लोन। एक साल के अंदर की या एक साल तक होती है। सेकंड वन इज मीडियम टर्म लोन। दिस लोन आर फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। एक साल से ज्यादा मगर 5 साल तक। किसके लिए जरूरत होती है? तो दिस आर द रिक्वायरमेंट टू मेक इम्प्रूवमेंट इन लैंड। उनकी जमीन में इम्प्रूवमेंट कराना हो खेती बाड़ी वाली जगह पे। बाई केटल, सीधा बताए केटल का मतलब गाय भैंस खरीदना हो खेती बाड़ी के लिए। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, खेती बाड़ी के छोटे मोटे परचूरन सामान। डिगिंग ऑफ कैनल या हैंड पंप या वाटर पंप लगाने के लिए जो लोन की जरूरत होती है उसको मीडियम टर्म बोलते हैं। थर्ड वन इज लॉन्ग टर्म लोन। दिस लोन आर फॉर पीरियड मोर देन 5 ईयर एंड जनरली नाम से ही पता चलता है इट इज रिक्वायर्ड टू परचेज लैंड, परमानेंट इम्प्रूवमेंट इन लैंड, परचेज ऑफ ट्रैक्टर and heavy machinery which are required for agriculture purpose। clear। बड़े बड़े मशीन जैसे ट्रैक्टर है, फीडर है। फिर जमीन खरीदना हो, जमीन में लंबे समय का चेंजेस कराना हो, इम्प्रूवमेंट कराना हो तो वहाँ पे जो पैसों की जरूरत होती है उसकी अमाउंट ज्यादा होती है तो वो चीज लॉन्ग टर्म लोन से पूरी हो सकती है। तो ये पहला पॉइंट हुआ ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर, समय के मुताबिक। दूसरे प्रकार का आता है टाइप में ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। पर्पस का मतलब कौन से मकसद के लिए चाहिए। द एग्रीकल्चर क्रेडिट बेस्ड ऑन पर्पस फॉर विच क्रेडिट इज यूज्ड कैन बी ऑफ टू टाइप। नंबर 1 प्रोडक्टिव पर्पस एंड नंबर 2
अनप्रोडक्टिव पर्सन, नाम से पता चलता प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव का मतलब होता है ये वो लोग हैं जो आपको खेती बाड़ी के माल बनाने के लिए, अनाज बनाने के लिए, लैंड खरीदने के लिए, बीज खरीदने के लिए, केमिकल खरीदने के लिए जरूरत होती है, जिसका काम से जिसके करने के वजह से आपको इनकम जनरेट होगी, इसको बोलते हैं प्रोडक्टिव लोन। क्लियर? या प्रोडक्टिव क्रेडिट। नॉन प्रोडक्टिव का मतलब क्या होता है कि जो तुमको खेती बाड़ी के काम की नहीं है, जैसे तुम्हारे घर में कोई रिलीजियस फंक्शन है, कोई सोशल सेरेमनी है, कोई शादी है, कोई सेरेमनी आ जाती है, तो वहां पे जो अपने को पैसों की जरूरत पड़ती है, जो आप एग्रीकल्चर के काम के लिए नहीं ले रहे, उसको बोला जाएगा अनप्रोडक्टिव क्रेडिट सोर्स ऑफ लोन। क्लियर? अब तुम्हारा आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है। सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट इन इंडिया। फार्मर को एग्रीकल्चर क्रेडिट लोन कहाँ कहाँ से मिलती है? तो सिंपल सी बात है, सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चर कैन बी क्लासिफाइड इनटू इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशनल का मतलब नाम लिखा हुआ है, संस्थाकीय और बिन संस्थाकीय। तो पहले हम नॉन इंस्टीट्यूशन देखेंगे कि वो कम है। द नॉन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस कंसिस्टिंग अराउंड 40% ऑफ टोटल क्रेडिट इन। याद रखना, एमसीक्यू में आ सकता है। 40% अभी भी फार्मरों को लोन क्रेडिट नॉन इंस्टीट्यूशन सेक्टर से मिलता है। अब नॉन इंस्टीट्यूशन का मतलब जो भी संस्था की है, तो कॉमन है, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज्यादा रहेगा, उनके मेन फाइलिंग प्रोसेस, पेपर प्रोसेस होते ही नहीं है। The interest charged by non-financial lender is very high. The land or asset are kept as collateral. Collateral का मतलब गिरवी रखना, मॉर्गेज रखना। तो देखो इसमें कौन से आते हैं, इसमें दो नाम बताए। पहला आता है मनी लेंडर। मनी लेंडर का मतलब वो लोग जो लोग पैसा ब्याज पे देते हैं, नॉट बैंक। द मनी लेंडर चार्ज ह्यूज रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मॉर्गेज द प्रॉपर्टी। मॉर्गेज का मतलब, वापिस रिपीट करता हूँ, गिरवी रखना। In some cases, even the farmer and member of his family are kept as collateral. Basically ये पढ़ने में आता है, मगर ये सब गवर्नमेंट के सिस्टम के वजह से बहुत चेंजेस है। मगर ऐसा भी था कि अगर जमीन नहीं है तो फार्मर को या उसके कोई फैमिली मेंबर को गिरवी रखना पड़ता था मॉर्गेज के तौर पे, तो आपको पैसा मिलता था। क्लियर? तो पहला हुआ मनी लेंडर। दूसरा आता है अदर प्राइवेट सेक्टर। इसमें कौन कौन आते हैं? लैंडलॉर्ड यानी जमींदार, कमीशन एजेंट एंड ट्रेडर। The agent give credit on the mortgage of crop which were harvested is used to repay the loan. क्लियर? सीधा है कि भाई लोग क्या करते थे, उनके पाक पे ही दे देते, भाई ये पाक मेरा, इतना पैसा ले, इतना पाक बिकेगा तो मुझे पैसा दे देना, वरना पाक मेरा जो अनाज बनाया है। एंड सबसे इजी सोर्स क्रेडिट फ्रॉम रिलेटिव। बेसिकली यहाँ से जो पैसा मिलेगा वो रिटर्न मिलेगा, कम मिलेगा। दिस क्रेडिट इज जनरली यूज फॉर मीटिंग पर्सनल एक्सपेंडिचर। क्लियर? तो ये तुम्हारा पहला नॉन इंस्टीट्यूशनल फैक्टर अवर हो गया। अब हम जाएंगे इंस्टीट्यूशनल फैक्टर के ऊपर। इसके अंदर हमने पहले से तीन चीज पढ़ी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, आरआरबी एंड बैंकिंग सेक्टर। देखते हैं डिटेल में। पहली आती है कोऑपरेटिव सोसाइटी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी इन इंडिया इन 1904। एमसीक्यू में आ सकता है, अंडरलाइन कर लेना। क्यों स्थापना की थी कोऑपरेटिव सोसाइटी की? विद ए व्यू, मकसद क्या था? टू सप्लाई एडिक्वेट यानी जरूरी, एंड चीप यानी सस्ता, क्रेडिट टू एग्रीकल्चर यानी खेडूतों को टाइम पे जरूरत के मुताबिक कम ब्याज पे पैसा दिया जाए। The progress of cooperative society was very slow, and there is record of only 3%, 3.1% in 1951-50। तो सीधी बात है, कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले, बैंक वाले लोन देंगे तो लोग कुछ फॉर्मेलिटी करेंगे। बेसिकली हर फार्मर फॉर्मेलिटी करने के लिए कैपेबल नहीं होगा, या तो लोगों के पास एजुकेशन नॉलेज नहीं था। इसके वजह से बताया कि जब आजाद हुए थे, जब स्टार्ट किया था, तो सिर्फ 3% ही क्रेडिट्स कोऑपरेटिव सोसाइटी से डिसबर्स हुई थी।
बट इन 1995 1996 इट अकाउंटेड 22%, यानी जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे यहाँ से फार्मरों को बेनिफिट मिलते गए। क्लियर। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी में कौन सी आती है, तो देखो अपने पहले पढ़ते हैं प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। फुल फॉर्म पूछ सकते हैं एमसीक्यू में, पीएसीएस का फुल फॉर्म क्या है। तो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, पीएसीएस, कैन बी स्टार्टेड विथ 10 or more person normally belonging to village. The value of each share is nominal. Nominal का मतलब शेयर भी, यानी इसकी कीमत बहुत कम रखेंगे, so that poorest can become the member, यानी गरीब में गरीब फार्मर भी मेंबर बन सकता है। They deal directly with the farmer. ये लोग किससे डील करेंगे? डायरेक्टली फार्मर। बोरोवर, ग्रांट स्मॉल टर्म एंड मीडियम टर्म लोन, अंडरलाइन कर लेना कि जो PACS वाले होते हैं वो लॉन्ग टर्म लोन नहीं देते, वो सिर्फ शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं। ये सब एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। लोन आर जनरली फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, नॉर्मली फॉर 1 year टू कैरी आउट एग्रीकल्चर एक्टिविटी। मैंने ऊपर बता दिया लंबे समय की लोन नहीं देते, यानी रोजिंदा जिंदगी के खेती बाड़ी के खर्चे तुम चला सको, पूरे कर सको, उसके लिए आपको ये लोन प्रोवाइड की जाती है। शॉर्टकमिंग, शॉर्टकमिंग मीन्स लिमिटेशन। The All India Rural Credit Committee brought out the following weakness of PACS, यानी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। यानी क्या लिमिटेशन है देखो, तो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी स्टिल फॉर्म अ स्मॉल पोर्शन ऑफ टोटल बोरोइंग, यानी फार्मर बोरोइंग करते तो बहुत कम हिस्सा कोऑपरेटिव सोसाइटी से लेते, वो ऑलरेडी ऊपर देख चुके हैं। नंबर 2, टेनेंट यानी भाड़ूआत एंड स्मॉल फार्मर यानी छोटे मोटे खेडूत फाइंड इट डिफिकल्ट टू सेटिस्फाई द नीड फ्रॉम द PACS लोन, यानी मैंने सीधा बताया लोन देना है, लोन देंगे तो लोग कुछ ना कुछ फॉर्मालिटी करवाएंगे। तो जो भाड़ू आते जमीन के टेनेंट है यानी भाड़ू आते और जो छोटे मोटे फार्मर है वो जरूरतों पूरी नहीं कर पाते, कुछ लिमिटेशन ये भी आ गई। Number 3, mostly primary credit society are financially weak and even not able to meet the fully the production oriented credit। सीधी बात है कि भाई नाम है कोऑपरेटिव सोसाइटी, अब ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो जनरली उनकी फाइनेंशियल पोजीशन दूसरी बैंकों की तरह साउंड नहीं होती, इसके लिए वो हर प्रकार की फार्मर की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते। नंबर 3, द राइजिंग नंबर ऑफ ड्यूज इंडिकेटिंग द फेलियर। ड्यूज का मतलब फार्मर लोन तो ले लेते मगर देते नहीं है, तो यही बड़े बड़े ड्यू, बड़ा बड़ा डेप, ये भी इनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया कोऑपरेटिव सोसाइटी में PACS के लिए। क्लियर। दूसरा आता है डिस्ट्रिक्ट, ये प्राइमरी, अब आता है सेम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, DCCB, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक। दे आर द फेडरेशन, फेडरेशन क्या है STB में पढ़ाया था, एक भाग है। दे आर द फेडरेशन ऑफ प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी इन स्पेसिफाइड एरिया नॉर्मली कवरिंग द होल डिस्ट्रिक्ट, अंडरलाइन पूरा के पूरा जिला कवर करेंगे। दे हैव फ्यू इंडिविजुअल एज अ शेयर होल्डर हु प्रोवाइड फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, कुछ लोग होंगे जिनको अपने ओनर्स बोलेंगे, शेयर होल्डर बोलेंगे, वही फार्मरों को फाइनेंस करेंगे और मैनेज भी करेंगे। द मेन एम ऑफ इज टू लैंड प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, का मेन मकसद है कि जो प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी जो तुमने पहले पढ़ी उसको फंड करना ताकि वो फार्मरों की जरूरतों को पूरा कर सके। क्लियर। तीसरा आता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, SCB, ये सब फुल फॉर्म आपको याद रखने पड़ेंगे, याद रखना है मोस्ट टाइम पी है। अगर ऑफलाइन एग्जाम होती है तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक अक्खा एक क्वेश्चन शॉर्ट नोट में पूछा सकता है। दे फॉर्म द एपेक्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इन ईच स्टेट, यानी हर स्टेट के अंदर एक कोऑपरेटिव बैंक होगी, इसको एपेक्स बोला जाता है। एपेक्स का मतलब सुप्रीम, यानी हर राज्य में ये बैंक होगी। दे कंट्रोल द वर्किंग ऑफ DCCB इन द ट्रेक्चर, डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक को संभालेगी, देख रेख करेगी। It serves as the link between NABARD and cooperative central bank and village cooperative society। नाबार्ड क्या है तुम आगे पढ़ोगे, नेचुरल एग्रीकल्चर बैंक ऑफ रूरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया।
तो नाबार्ड और कोऑपरेटिव सोसाइटी के बीच में जो लिंक है वो कौन है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। इट ऑब्टेन फाइनेंस फ्रॉम नाबार्ड, एमसीक्यू मार सकता है कि स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को फाइनेंस कौन करता है, तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को फाइनेंस करने वाली संस्था का नाम है नाबार्ड। इट ओन शेयर कैपिटल एंड डिपॉजिट फ्रॉम जनरल पब्लिक। अब ये मेथड के लिमिटेशन क्या है, स्टेट की बात नहीं कर रहे हम, टोटल कोऑपरेटिव बैंक पढ़ी हमने, उसमें तीन चीज पढ़ी, डिस्ट्रिक्ट वाली पढ़ी, एक स्टेट वाली पढ़ी और प्राइमरी पढ़ी। तो तीनों तीन के कॉमन कोऑपरेटिव बैंक की खामियां क्या है। तो नंबर वन, द मोस्ट नीडी फार्मर गेट ओनली शेयर ऑफ 3 to 5% इन टोटल क्रेडिट सप्लाई। सीधी बात है कि जो बहुत जरूरतमंद होते हैं, गरीब फार्मर होते हैं, जिनकी खुद की जमीन नहीं होती, उनको उनकी जरूरत के मुताबिक पूरा पैसा नहीं मिलता, सिर्फ 3% से 5% तक का पैसा मिलता है। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का लिमिटेशन है। नंबर टू, द स्मॉल एंड मीडियम फार्मर गेट 35%। देख लो सीधा तुमको भेदभाव दिख जाएगा कि जो स्मॉल और मीडियम है उनको 35% तक मिलता है। एंड देर इज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट इन डिफरेंट स्टेट, ABCD के जैसा स्टेट होगा, क्योंकि नाम है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, प्राइमरी, तो भाई जैसा स्टेट होगा इसके हिसाब से वहां पे सहूलियत दी जाएगी। यानी कोई स्टेट में इसका बेनिफिट ज्यादा होता है, कोई स्टेट में कम होता है। द कोऑपरेटिव मूवमेंट हैज नॉट बीन एबल टू इंक्रीज द प्रोडक्टिव लोन फ्रॉम द हिली एंड ट्राइबल। सबसे बड़ा लिमिटेशन ये हो सकता है कि जो तुम्हारा पहाड़ी इलाका है, ट्राइबल एरिया है, आदिवासियों का जिला है, बराबर, तो उसके बाद जंगली इलाका है, बराबर, तो ये सब जगह पे इसका इतना डिफरेंस नहीं देखने मिला। एंड देर इज नो फॉर प्रॉपर मैन पावर डेवलपमेंट इन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। सबसे सीधा के सीधा एग्जाम्पल दिया है कि भाई प्रॉपर मैन पावर की जरूरत है कि जितना हो सके जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को डेवलप करना पड़ेगा। क्लियर। तो ये तुमने पढ़ा पहला टॉपिक कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब हम जाएंगे कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक का मतलब सबको मालूम है, बैंक जो डायरेक्टली फाइनेंस करती है। हमारी बैंक जैसे बैंक को बोले सब कॉमर्शियल बैंक है, तो ऐसे खेती बाड़ी के लिए भी अलग अलग बैंक है। देखते, commercial bank commercial bank provide direct and indirect finance, provide direct and indirect finance to farmer in the village area। कौन से एरिया में, विलेज एरिया में फार्मर को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे पे लोन प्रोवाइड करती है। कौन लोन प्रोवाइड करती है, कॉमर्शियल बैंक। क्लियर। they are one of the important source of rural credit। गामड़े में एक आवक का जरिया, लोन का जरिया, बेनिफिट का जरिया। क्लियर। कॉमर्शियल बैंक प्रोवाइड इनडायरेक्ट फाइनेंस फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्टिलाइजर एंड इनपुट। इट इवन एक्सटेंड इज क्रेडिट टू बिजनेस। अब तो पढ़ा हुआ है कि भाई बिजनेस के साथ साथ फाइनेंस गवर्नमेंट को भी देती है, सॉरी एग्रीकल्चर सेक्टर को भी देती है। अब एग्रीकल्चर के साथ साथ जो एग्रीकल्चर के रिलेटेड एक्टिविटी, जिसको अपने एलाइड एक्टिविटी बोलते हैं, उसको भी फाइनेंस करती है। क्लियर। अब इसके लिमिटेशन देखो कॉमर्शियल बैंक के, विद द इंक्रीजिंग नीड ऑफ फार्मर एंड लिमिटेड रिसोर्स ऑफ बैंक देयर हैज बीन मोर प्रेशर ऑन कॉमर्शियल बैंक। लोगों की जरूरत बढ़ती जा रही है ना, बैंक के पास इतना पैसा अवेलेबल नहीं है, तो ये तो लिमिटेशन बन गया। दूसरा, commercial bank have been witnessing some severe financial problem when it come to credit delivery। and सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जी, लोन देना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर जब लोन रिकवर करना सबसे अगला काम है। क्लियर। ये तुम्हारी कॉमर्शियल बैंक हुई। और तीसरी आती है रीजनल रूरल बैंक, RRB, रीजनल रूरल बैंक। द आइडिया the idea of regional rural bank came from the consideration of lowering the cost of rural banking। अब रूरल बैंकिंग क्या है तुम नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ोगे। ये रीजनल रूरल बैंक बनाने के पीछे मकसद क्या है, तो आइडिया कहाँ से आया कि भाई जितना हो सके उतना गामड़े में बैंकों का कॉस्ट को कम करा जाए, लोअरिंग द कॉस्ट, खर्चा कम करा जाए। Operating such bank with local staff with the poor people in village will find most homely। ने लोकल स्टाफ से ही काम कराना ताकि जो हर इंसान अपनी जरूरत के मुताबिक वहां पे आ सके, अपनी जरूरत बता सके। पुअर फार्मर लिखा हुआ है, विद पुअर पीपल इन विलेज विल फाइंड
होमली यानी जो गरीब है उनको बात करने में उसमें शर्म ना, वहाँ क्या है ना, वातावरण घर जैसा रहे। Its main objective is to provide finance to small and marginal farmer, agriculture laborer and artisan, सबको दी जाती है। The RRB has play important role in economy and they act as alternate of institutional credit, यानी एक विकल्प है फार्मरों के लिए लोन के तौर पे, क्रेडिट के तौर पे। क्लियर। अब छिल्ला टॉपिक आता है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। इट वाज सेट अप इन 1982, एमसीक्यू में आ सकता है। बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, किसने पास किया था? पार्लियामेंट में एक बिल पास हुआ था 1982 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। टू टेक फाइनेंस रीफाइनेंस फंक्शन ऑफ आरबीआई इन रिलेशन टू कोऑपरेटिव बैंक एंड आरआरबी, कौन से हिसाब से कि भाई कौन से मकसद से स्टार्ट हुई थी? तो रीफाइनेंस, रीफाइनेंस का मतलब फाइनेंस करना दोबारा, किसको? कोऑपरेटिव बैंक को और रीजनल रूरल बैंक को। फंक्शन ऑफ नाबार्ड, नाबार्ड के फंक्शन क्या है? इट हैज डुअल रोल टू प्ले, दो रोल, एज एपेक्स इंस्टीट्यूशन यानी सुप्रीम इंस्टीट्यूशन, यानी रीफाइनेंस यानी फाइनेंस करने वालों को दोबारा फाइनेंस करना, रीफाइनेंस करना। क्लियर। Function of NABARD play important role like RBI, performing the role which play by the RBI. It serves at refinancing the institution for all kind of credit and investment activity, यानी हर प्रकार की क्रेडिट और रोकाण के लिए रीफाइनेंस करना, लोन प्रोवाइड करना एंड सो ऑन। It provides short term as well as long term credit to state cooperative bank, RRB, that is regional rural bank and institution approved by RBI, यानी ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हर प्रकार की लोन देती है, मगर किसको देती है? कोऑपरेटिव सोसाइटी, रीजनल रूरल बैंक और स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्लियर, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। रेमेडीज की कोई जरूरत नहीं है। अब आता है एमसीक्यू में आता है, इसमें आपको इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि लास्ट टाइम भी कॉलेज में था मगर पढ़ाया नहीं गया था। क्लियर, तो मैं इसको इतना डिटेल में नहीं समझाऊंगा, समझने की कोशिश करना। मेजर टेकन बाय गवर्नमेंट टू टेकल रूरल क्रेडिट प्रॉब्लम, गवर्नमेंट ने कौन से मेजर लिए हैं ताकि गांव के अंदर क्रेडिट प्रोग्राम को सही तरीके से चलाया जा सके, हैंडल किया जा सके, टेकल किया जा सके। तो देखो, इसको बोला जाता है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेब्ट रिलीफ स्कीम 1990। इट वाज आल्सो कॉल्ड लोन वेवर स्कीम, कौन सी स्कीम? लोन वेवर यानी लोन माफी। द स्कीम प्रोवाइडेड रिलीफ अप टू 10,000 टू द बोरोवर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक एंड आरआरबी, यानी 10,000 तक की आपको राहत मिलेगी अगर आपने पब्लिक सेक्टर बैंक, कोई पब्लिक बैंक से या तो आरआरबी से पैसा लिया है। The eligible loan under this scheme include chronic overdue including interest, यानी जो आपका ब्याज है वो माफ कर दिया जाएगा। नंबर 2, लोन टेकन बाय द बोरोवर हु डाइड बिफोर 1989, न वो लोगों ने लोन लिए जिनकी मृत्यु 2 अक्टूबर 1989 के पहले हो चुकी है। और नंबर 3, द ओवरड्यू ऑफ बोरोवर हु इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, और उनके लिए ये स्कीम है जो वो बोरोवर है जो कोर्ट में नादार, नादाल एटले इंसॉल्वेंट, कंगाल जाहिर हो गए। क्लियर, देखते हैं कौन सी पॉलिसी है, तो आपको सिर्फ नाम याद रखना है, मैं काम की चीज बताऊंगा। पहली आती है प्रधानमंत्री फसल वीजा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बीमा योजना बराबर है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो याद रखना कि भाई प्रॉब्लम ऑफ अनप्रिडिक्टेबल नेचर, जैसे अपने को मालूम है कि गाँव इंडिया के अंदर फार्मिंग अनप्रिडिक्टेबल है और फार्मर सुसाइड भी ज़्यादा कर रहे, तो गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में, बराबर है। काय के लिए की थी? तो ये इसके लिए की थी कि भाई फार्मर का अगर फार्मिंग सीजन फेल जाता है तो वह सुसाइड या ऐसे कोई काम ना करे, ये प्रॉब्लम से बचने के लिए एक जात का इंश्योरेंस था। इट इज अ क्रॉप इंश्योरेंस पॉलिसी, अंडरलाइन कर देना। ये क्या था?
It is a crop insurance policy with relaxed premium rate on the principal sum insured for farmer. यानी छोटा सा हफ्ता भरो, अगर कुछ हानिकारक होती है, सीजन फेल जाती है, तो गवर्नमेंट आपको उसका भरपाई इंश्योरेंस के तौर पे कर देगी। याद रखना, याद रखना। इम्प्लीमेंटेड विद बजट ऑफ 17,600 करोड़। कितने का बजट था इसका बीमा योजना का? 17,600 का। ये स्कीम क्या थी कि दिस स्कीम इज प्रोवाइडेड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू फार्मर एंड कवर देयर लॉसेस। यानी फार्मरों को जो नुकसान हो सकता है या जो उनको फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है, तो ये योजना के जरिए उनको इसका बेनिफिट मिल सकता है। क्लियर? दूसरा आता है आफ्टर ग्रीन व्हाइट एंड गोल्डन इट टाइम्स फॉर ब्लू रिवॉल्यूशन। कौन सा रिवॉल्यूशन? आफ्टर ग्रीन, ग्रीन भी पढ़ा, व्हाइट भी तुम पढ़ोगे, दूध, गोल्डन, इट्स टाइम फॉर ब्लू रिवॉल्यूशन। तो याद रखना, द कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर हैज अप्रूव्ड ब्लू रिवॉल्यूशन इन इंडिया। पूछ सकते हैं किसने अप्रूव किया था? तो कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर ने प्रमोट किया था। किसके लिए? तो याद रखना, ब्लू रिवॉल्यूशन का मतलब एक्वेनम, एक्वेरियम याद रखना तो याद रहेगा। ब्लू मीन्स मच्छी, फिशरी, रिसोर्सेज, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे मराइन हो, चाहे वेल हो। इट इज ए स्कीम डिजाइन टू इंक्रीज द प्रॉफिट एंड प्रोडक्टिविटी फ्रॉम एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर का मतलब एक्वेरियम एंड फिशरी रिसोर्सेज इंक्लूसिव ऑफ इंग्लैंड एंड मराइन। क्लियर? कितने बजे से स्टार्ट किया था? 3,000 करोड़ विद अ बजट ऑफ 3,000 करोड़ ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। क्लियर? तीसरा आता है गवर्नमेंट टू इन्वेस्ट 221 करोड़ टू इम्प्रूव, किसमें? दूध, मिल्क। देखो वही है, इंडिया बीइंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क in the world with annual output of 130 million ton। कितना? 130 मिलियन टन। एक टन यानी 1000 किलो, याद रखना, 130 मिलियन टन। However, the milk producing animal population of more than 180 million, the milk per hectare is very low। सीधी बात है, वहाँ इतने एनिमल होने के बावजूद भी हमारा मिल्क उनके सरखामणी में कम है। तो ये चीज को दूर करने के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की गई, जिसका मकसद एक ही था कि भाई डेयरी प्रोजेक्ट को किस प्रकार से डेवलप किया जाए। उसने उसका बजट कितना लगाया गवर्नमेंट ने? 221 करोड़। ने कहाँ पे आया प्रोजेक्ट? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड तमिलनाडु, जहाँ पे मेजर सोर्स ऑफ मिल्क प्रोड्यूस किया जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एनर्जी एफिशिएंट इरिगेशन, एनर्जी एफिशिएंट इरिगेशन टू बी इम्प्लीमेंटेड। यानी ये क्या है? तो ध्यान देना, इसके बारे में क्या बताया है। तो पावर मिनिस्टर पीयूष गोयल, याद रखना, किसने अनाउंस किया था? पावर मिनिस्टर, ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल से दैट गवर्नमेंट इज प्लानिंग ऑन इन्वेस्टिंग 75,000 करोड़ टू प्रोवाइड एनर्जी, लाइट एंड इरिगेशन फैसिलिटी टू फार्मर। किसको? गरीबों को, विद इन 2 to 4 ईयर। अंडर दिस स्कीम this result in million of 46 billion kilowatt hour of power being saved and creation of 20 लाख जॉब। कितने लोगों को नौकरियां मिलेगी? 20 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी। तो ये गवर्नमेंट ने फार्मर के लिए ये स्कीम भी इम्प्लीमेंट करी। फिर 5वीं स्कीम ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग सबको पता है, जिसको बोला जाता है परंपरागत कृषि विकास योजना। परंपरागत कृषि विकास योजना किसको? फार्मिंग, जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। याद रखना, कौन सी फार्मिंग बोला जाता है? ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी सिस्टमेटिक फार्मिंग। द गवर्नमेंट हैज लॉन्च परंपरागत कृषि विकास योजना इन ऑर्डर टू एड्रेस द क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल एंड वाटर for improving agriculture production. The government has improved the organic farming। बराबर मैंने ऑलरेडी बता दिया ना। छिल्ला आता है सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम। अब ये किसके लिए थी? तो सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम इसके लिए बनाई गई थी कि फार्मर को पता चले कि कार्ड के जरिए कि उनकी जमीन की उत्पादक करने की क्षमता कितनी है,
व्हाट इज देयर प्रोडक्टिविटी, सॉइल प्रोडक्टिविटी ऑफ देयर लैंड। तो ये सब स्कीम गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी। अगेन बोलता हूँ ये आंसर लास्ट ईयर भी सिलेबस में पढ़ाया नहीं था, तो आप लोग ये आंसर सिर्फ एमसीक्यू के लिए स्टडी कर सकते हो, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? यहाँ पे हमारा टॉपिक आज का कवर होता है।